हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आईज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो हमारे यहाँ पे पॉलिटी, आईआर, इकॉनमी ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं टॉपिक्स। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सिक्योरिटी इस बार आप देखो कि अच्छे खासे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है, इसको लेकर एक बहुत ही अच्छी आर्टिकल है यहाँ पे। देन क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी, ये दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करके बात की गई है। मेनली आप देखो कि क्लाइमेट चेंज की जो यहाँ पे टॉपिक होती है वो हम लोग इन्वायरमेंट्स के सेक्शन में, जोग्राफी के सेक्शन में देखते हैं, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी लिंक करके यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है, जिससे कि मैं भी यहाँ पे अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूँगी। एंड देन यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन, कई बार ये न्यूज़ में है, इस बार क्यों है और क्या प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरी प्रोविज़न हम लोग देखेंगे कि कानून क्या है, हर एक चीज़। फिर उसके बाद जितनी भी टॉपिक्स शॉर्ट्स में है उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन बहुत ही यहाँ पे शानदार टॉपिक्स है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको इससे क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी सिक्योरिटी की लेसन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नोटिस कि अगर आप लोग वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। अपकमिंग संडे को आपकी टेस्ट 5 होने वाली है, जो कि मॉडर्न इंडिया के में है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, उससे सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो सकते हो। चलिए आते हैं सिक्योरिटी में। फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया है कि हमारे यहाँ जो बनी हुई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसको बहुत ही जल्दी अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे कि हम लोग ड्रोन की जो अटैक्स देख रहे हैं, जो पाकिस्तान वाली जो बॉर्डर एरिया है उसमें आप देखो कि कई बार लगातार बैक टू बैक ड्रोन की अटैक हो रही है। तो ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है कि इस ड्रोन को भी हम लोग यहाँ पे टैकल कर पाए, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को बहुत ही जल्दी यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। अब ये है आज के डेट में, आप लोग देखो पहले होते थे मिसाइल वगैरह, बट आज की डेट में ड्रोन है जो कि बहुत ईजिली तरीके से इसको जो है आप ऑपरेट किया जाता है, बहुत ईजी तरीके से ये जो है यहाँ पे इससे अटैक भी होते हैं। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साइड से जो ड्रोन है वो लगातार हमारे बॉर्डर एरिया में एक थ्रेट पैदा कर रहे हैं। कंट्री की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो भी यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स को डिस्कस करिए कि ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है इसको कैसे डील करना है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एयरफोर्स स्टेशन जो जम्मू है, इसको लो फ्लाइंग ड्रोन के द्वारा आप देखो अटैक किया गया, यानी कि बहुत ऊपर भी नहीं ये फ्लाई कर रहे हैं, बहुत ही नीचे फ्लाई कर रहे हैं ड्रोन। ऐसी ड्रोन के द्वारा हमारे यहाँ पे जो जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन थी वहाँ पे अटैक किया गया। तो ये आप समझ सकते हो कि बहुत ही यहाँ पे अब टेंशन वाली बात है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहने का क्या मतलब है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि जैसे आप देखो कि टाइम जिस तरीके से बीतता जा रहा है, आज के डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी एडवांस वाले एरिया में जी रहे हैं। तो करेंट डेवलपिंग सिनेरियो में किस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आज की डेट में किस तरीके का सिचुएशन है और उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, इसे हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये 5 to 10 ईयर्स तक ही रहने वाला है, फिर उसके बाद ये फिर अपग्रेड होगा, फिर कुछ नया यहाँ पे आएगा। इसमें क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजी से आज की डेट में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि जैसे रोबोट मूवी आप देखे हो, जिसमें जो चिट्टी है यानी कि ह्यूमन बीइंग जैसे ही है, लेकिन वो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो रोबोट है और वो जो एक्ट करते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो ह्यूमन बीइंग के जैसा करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से ये आपका इंटेलिजेंस बनाया गया है। साथ ही मशीन लर्निंग है, यहाँ पे मशीन लर्निंग जिसमें कि आप देखो कि डेटा को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, 3D प्रिंटिंग है, ब्लॉकचेन है जो कि वन ऑफ द यहाँ पे आप कह सकते हो कि काफ़ी सिक्योर डेटा रखा जाता है। चेन में ये आपका बंधा रहता है, ब्लॉक बनते जाते हैं, जितने भी डेटाज होते हैं वो ब्लॉक में लॉक होते जाते हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जिसमें कि कम्युनिकेशन बिटवीन द गैजेट्स होता है। तो ये सारी कुछ आज के डेट में आप देख सकते हो कि इसे हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। इट मीन्स कि आज की डेट में ये नीड है, इसलिए हम लोग इस तरीके की टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में जो लीडरशिप है वो आज से नहीं है, वो हम लोग जो है पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं और काफ़ी क्रूशियल भी है। अगर हमारे देश की सेफ्टी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो बिल्कुल ही होना चाहिए। डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन भी हो रही है वेपन्स का, जैसे कि हम लोग छोटे छोटे आर्म्स को पहले जो वेपन होते थे उसको हम लोग यूज़ करते थे, फिर इसके आगे बढ़े तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन लेकर आए, फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लेकर आए, बड़े बड़े हथियार लेकर आए, फिर गाइडेड मिसाइल्स लेकर आए, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और अब जाकर आप देखो कि हम लोग अपने देश को यहाँ पे बचाने के लिए, सिक्योर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हमेशा से होते आई है, इसलिए आप देखते हैं कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसकी क्या बेनिफिट्स है और उसका क्या पॉसिबल थ्रेट भी है।
जैसे अभी बात कर लेते हैं ड्रोन। तो ड्रोन क्योंकि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसमें कोई भी इंसान नहीं होते, तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है इसको एक्सटेंसिवली बहुत तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। जैसे एरियल फोटोग्राफी है, अगर आप देखो कि आसमान से फ़ोटो लेनी है ज़मीन की, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका ड्रोन के इस्तेमाल से होता है। आप देखते हो शादी पार्टी घर पे भी आप लोग जो भी काम करते हो तो ड्रोन से बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो जाती है। फिल्म मेकिंग भी है, आज के डेट में पूरी की पूरी फिल्म यहाँ पे ड्रोन से शूट हो जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी हम लोग ड्रोन वगैरह से कर लेते हैं। वाइल्ड फायर मैपिंग भी यहाँ पे देखते हैं कि जंगलों में आग लग जाती है तो इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं है, ड्रोन भी वहीं पे भेज दिया जाता है जिससे कि बहुत क्लियर पिक्चर के साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। क्राउड मॉनिटरिंग है कि कोई भीड़ को भी अगर मॉनिटर करना है तो वो भी चीज़ देखनी है तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉसिबल थ्रेट यही है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये यूज़ किया जा सकता है जिससे कि हम लोग रिकनसाइंसेस कंडक्ट कर सके स्पूफिंग वगैरह के लिए, या फिर जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि आप देखो कि कहीं पे भी सिक्योरिटी फोर्स है, अगर वहाँ पे ड्रोन भेज दिया जाए तो हो सकता है ना कि कोई भी सोचेगा कि यहाँ पे ड्रोन क्यों है, तब कि वहाँ पे कोई भी काम नहीं है, कोई भी हर तरीके से सन्नाटा है, कोई भी वहाँ पे वायलेंस नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर किसी देश के सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर डाइवर्ट करना है तो उसके लिए आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये एक पॉसिबल थ्रेट है। साथ ही आप देखो कि ड्रोन का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है इस तरीके से लोगों को छकाने के लिए, तो लोग उसके पीछे चले जाएंगे और फिर जो है जहाँ पे तमाशा करना होगा या फिर कोई थ्रेट पहुँचानी होगी तो वहाँ पे कर सकते हैं, तो ये एक पॉसिबल थ्रेट है। उसके बाद रिमोटली ऑपरेटेड वेपन सिस्टम है, रोज़ है। इसमें क्या कि सर्विलांस भी इन्हेंस हो रहा है, यानी कि केमिकल और बायो डिटेक्शन सेंसर से, ड्रोन से, तो ये सब हो सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि साइबर इन्फिल्ट्रेशंस है। तो साइबर इन्फिल्ट्रेशन की जो बात की जा रही है, इससे क्या होगा कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसको यहाँ पे गेन कर सकते हैं। जो कंट्रोल सिस्टम किसी भी कंट्रीज़ की है तो उसको यहाँ पे आसानी से हम लोग गेन कर सकते हैं। इससे जो पैरामीटर्स है वो भी यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है कि किस एरिया में इस कंट्रोल सिस्टम को अलाउ करना है, तो ये थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेररिज्म को काउंटर करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे चिट्ठी वगैरह है तो उसको हम लोग जो है, आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारे फील्ड्स में ये यूज़ हो रहा है। ऑटोमेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो साइबर अटैक्स है ये देखने को मिलता है कि बहुत तरीके से, क्योंकि हम हमारे द्वारा बनाए गए मशीन है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो है ना कि वो एक्सट्रीम लेवल पे सारे डिसीजन नहीं ले पाते, तो कहीं ना कहीं एक अगर चूक भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ है कि टेररिस्ट और जो अदर एडवर्सरीज़ है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय करते जिससे कि प्लान कर सके, कंडक्ट कर सके जो मोर एफिशिएंट फिजिकल अटैक्स वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा सकते हैं। साइबर टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी इन्हेंस होता है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है या फिर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइट्स है, तो वहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी है वो इन्हेंस होता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि इससे रिस्क क्या है, तो अगर साइबर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम होती है, डिसरप्शन की प्रॉब्लम होती है, फिर पोटेंशियल भी है कि यहाँ पे आपका सैबोटेज होगा, यानी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं साइबर टेक्नोलॉजी से। सेकंड है यहाँ पे इन्हेंस्ड ह्यूमन परफॉर्मेंस। आप देखो यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ फोकस है, मेमोरी है, इमोशन है, जो कि हमारे दिमाग को, जो न्यूरोफार्मास्यूटिकल है उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं। जो फिजिकल परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स है इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये तो फ़ायदा है लेकिन कहीं नुकसान भी है। नुकसान यही है कि यहाँ पे आप देखो कि कंप्यूटर सिस्टम का जो है वो इंटरफ्रेंस हो रहा है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग की इंटरफ्रेंस होनी चाहिए थी वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरफ्रेंस हो रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप ना हो सके। साथ ही यहाँ पे जो यूज़ है आउटर स्पेस का डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो इस फील्ड में अगर हम लोग देखें कि बेनिफिट क्या है, तो एक अच्छा खासा रोल यहाँ पे प्ले होगा किसमें, तो स्टेट इंटेलिजेंस में, साथ ही सर्विलांस में, रिकनसाइंसेस में, ट्रूप्स जो मैनेजमेंट या मूवमेंट ट्रैकिंग है लैंड में, सी में, एयर में, तो ये सारी जगह पे आप देखो कि बहुत ही बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे आउटर स्पेस में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। जीपीएस गाइडेड वेपन या फिर साइबर वॉरफेयर है, इन सब फील्ड में जो है हमारा काफ़ी बेनिफिट होगा। लॉस क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेक्टेड इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है इसमें आप देख सकते हो कि ये पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है सैटेलाइट सिस्टम का। तो कहीं ना कहीं हर एक टेक्नोलॉजी की बेनिफिट है, तो यहाँ पे लॉस भी है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि चेंजिंग फेज़ क्या है नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो किस तरीके से हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी की जो है वो यहाँ पे दास्ता है। तो न्यू थ्रेड्स है, देखिए पहले क्या होता था कि लोग जो है हथियार वगैरह का इस्तेमाल करते थे, पर्सन टू पर्सन फाइट करते थे, फेस टू फेस वॉर होती थी, लेकिन आज के डेट में न्यू थ्रेड्स है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, नोवल एप्लीकेशन है, तो इससे भी एक आप देख सकते हो कि जो लेबर मार्केट है वो यहाँ पे डिसरप्ट हो सकता है। हेल्थ सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स को यहाँ पे घर बैठे बर्बाद कर सकते हैं, तो ऐसा भी है।
साथ ही लिमिटेड रेगुलेशन है। टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हो इसके कोई हाथ पैर नहीं होते, बहुत ही इसकी अनलिमिटेड यहाँ पे आपका ऑपरेशन है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है इससे हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इनोवेशन है ये आउटपेसिंग स्टेट्स है। इट मीन्स कि यहाँ पे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रही है ये इसकी रेगुलेशंस भी कहीं ना कहीं आपको लिमिटेड ही देखने को मिलेगा। पावरफुल एडवर्सरीज है, अगर हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो इससे क्या है कि बहुत सारे जो डेवलप्ड वेपन सिस्टम है वो इनकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडवर्सरीज है कि वो यहाँ पे फास्टर तरीके से और स्ट्राइक कर सकते हैं, बहुत ही हार्ड स्ट्राइक कर सकते हैं। और इंडिया के लिए चैलेंज है कि हम लोग यहाँ पे सारे वॉरफेयर डोमेन्स में जो है, जैसे कि स्पेस वगैरह में भी हमारे लिए काफ़ी यहाँ पे चैलेंज है, लैंड में है, एयर में है, स्पेस में है। तो इस तरीके की पावरफुल टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घातक होने की भी संभावना है। थ्रेट अगर हम लोग देखें तो नॉन स्टेट एक्टर से भी है, जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स है जैसे कि अलकायदा हो गए, ISIS हो गए, जो कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। इनका क्या काम था कि जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इनमें जो लोग होते थे ना उनको ट्रैक करते थे, उनकी हिस्ट्री निकालते थे कि वो कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ईच एंड एवरी थिंग्स वो लोग फाइंड आउट करते थे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, और फिर उसका माइंड वॉश करके अपने ग्रुप में उनको इंक्लूड करते थे। जिससे क्या होता है ना कि वो जिस एरिया में वो रहने वाला लोग है तो उसे अपने एरिया के बारे में पूरा डिटेल पता होता था। तो जहाँ पे भी ये सारे ग्रुप्स को टारगेट करनी होती थी वो वहाँ के लोगों को वो माइंड वॉश करके अपने ग्रुप में संकलित करते थे। तो ये क्या हो गया कि नॉन स्टेट एक्टर का भी आप देखो कि उनको भी डर है कि ऐसे मासूम लोगों को भी यहाँ पे ये लोग अपने जाल में फंसाते हैं। साथ ही यहाँ पे देखें तो मोर पोटेंट टेररिस्ट थ्रेट है। इट मीन्स कि टेररिस्ट के लिए ये ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करते हैं और इससे किसी भी देश की जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। किसी भी देश की आप देखो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। थ्रेट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो कि कहीं पे ड्रोन से अटैक हो रही है या फिर आप देखो कि जो मिसाइल वगैरह से अटैक होती है तो इससे सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की तो जान नहीं जाती, या फिर किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं यहाँ पे कोलैप्स होते, मास नंबर पे डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि इंसेंटिव्स देना होगा इन्वेस्टर्स को, कॉर्पोरेशंस को, कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को कंसीडर करें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। साथ ही मल्टीलैटरल गवर्नेंस सिस्टम होनी चाहिए, ऐसी गवर्नेंस सिस्टम होनी चाहिए जिसमें कि वैरायटी ऑफ एक्टर्स हो, जो कि यहाँ पे कोई भी अगर सोल्यूशन लेकर आना है नेशनल सिक्योरिटी पे तो यहाँ पे वो इनिशिएट करे, शेप करे, इम्प्लीमेंट करे, दोनों तरीके से। एक तो टेक्निकल सोल्यूशन भी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट से सोच रहे, साथ ही नॉर्मेटिव सोल्यूशन भी होनी चाहिए। मोर पार्टनरशिप और कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जिससे कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का ट्रेंड्स है उसको हम लोग, इसी के साथ यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो थ्रेट्स है उसको भी एड्रेस करना होगा, शेयर करना होगा जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है, साथ ही यहाँ पे जो सिविल लिबर्टीज़ है, प्राइवेसी है, एथिकल इम्प्लीकेशन है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके चलना होगा। साथ ही आप देखो कि PPP यहाँ पे मोड जो है उसको फॉर्म करनी होगी और इसका एम यही है कि प्राइवेट कैपिटल्स भी जो है वो भी एलोकेट करना होगा जिससे कि हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी की ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो पाए। साथ ही यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी ये एप्लीकेशन है उसको अडॉप्ट करना और डेवलप करना वो भी हमारे सरकार के विदिन, और इससे आप देखो कि जो गवर्नमेंट की डिज़ाबिलिटी है एज ए कस्टमर और प्राइवेट सेक्टर ये भी यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो 2015 में एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो लॉन्च किया गया जिसके तहत 73 इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर्स जो है वो इंस्टॉल की गई थी हमारे देश में, और इसका टारगेट है 2022 तक, यानी कि इस साल तक इंस्टॉल करना है। सेकेंड है कि हमारे यहाँ नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी आया। क्वांटम टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कि कोई भी काम जो है वो बहुत ही फास्टर तरीके से होती है। अगर मान लीजिए कि एक नॉर्मल PC में कोई काम 1 घंटे में हो रही है तो ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है इसके PC में एक काम जो है वो आपका कुछ सेकंड में हो जाएगी। तो इतना यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी यहाँ पे स्पीड है। इसको भी अनाउंस किया गया था 2020 में कि जिससे कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ जो है वो कम्युनिकेशंस के लिए, कंप्यूटिंग के लिए, मटेरियल डेवलपमेंट के लिए और क्रिप्टोग्राफी के लिए ये डेवलप हो सके। साथ ही DRDO के द्वारा भी यहाँ पे बहुत सारे डेडिकेटेड लेबोरेटरीज़ भी बनाए गए जो कि मेनली ये फोकस किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो भी टेक्नोलॉजीज़ है उस पर यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके। साथ ही इंडियन मिलिट्री जो है वो भी यहाँ पे रिपोर्टेडली आप देखो कि डेवलप करी है एडवांस मिलिट्री सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। साथ ही ऑप्शनली आप देखो कि यहाँ पे मैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है, साथ ही स्वयं ड्रोन्स वगैरह है। तो ये भी इस तरीके का ड्रोन्स प्लेटफॉर्म जो है वो इंडियन मिलिट्री के द्वारा बनाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आप देखो तो एक नया इमर्जिंग और स्ट्रैटेजिक जो टेक्नोलॉजी है, इट मीन्स की नेक्स्ट डिवीज़न है, ये भी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इंडिया में आप देखो कि एक डिफेंस साइबर एजेंसी भी लाई गई है
नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाया गया है, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से यहाँ पे साइबर रिस्क वाले काम को काउंटर करना है और हमारे देश में जो भी थ्रेट्स है उससे इसको बचाना है। साथ ही हैंड हेल्ड जो यहाँ पे थर्मल इमेजर्स है वो भी यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को प्रोवाइड किया गया है और इसको हर एक जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि आईबी हो गया, इंटरनेशनल बॉर्डर है, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे भी हैंड हेल्ड ये थर्मल इमेजर है। ओके, थर्मल इमेजर मतलब कि आप समझो कि ये जो टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे इमेज वगैरह लेने की मशीन होती है, तो ये भी यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, LAC LOC, ये सब एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। सो ये सारे कुछ ऐसे बेहतरीन स्टेप्स है जो कि हमारे सरकार के द्वारा लिया गया है। तो इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है उससे रिलेटेड इतनी सारी बातें पता चला। ओके, अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी एक्चुअली क्या है ना, कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगेंस्ट में वोट किया गया है, और वो भी फर्स्ट टाइम, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज को एज ए थ्रेट टू पीस, यानी कि शांति का यहाँ पे आप देखो कि भंग हो रहा है, शांति के ऊपर एक डर है, प्रकोप है, उस तरीके से डिफाइन किया गया। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को कहीं से भी फेवर नहीं किए। सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया जिसको 113 यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट है उनके द्वारा को स्पॉन्सर की गई है, और इसको आयरलैंड और नाइजर के द्वारा टेबल भी किया गया। इसका एम है कि एक सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट करना है, जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क है ना उसको एक साथ लेकर आना है, और वो भी यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है और पीस बिल्डिंग काम है, इसके लिए यहाँ पे करना है। इट मीन्स कि यहाँ पे इस तरीके का काम लेकर आना है जिससे कि हर एक देश में ग्लोबल लेवल पे जो सिक्योरिटी है, रिस्क हो रही है, सिक्योरिटी की रिस्क हो रही है, उसको कम किया जाना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन का जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का प्रिवेंशन है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है लोगों में क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उस चीज़ को कम करना है। साथ ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को बेटर तरीके से मैनेज करना है और शांति बनाकर रखना है। ये जो वोट किया गया रेजोल्यूशन में, ये 15 मेंबर काउंसिल में किया गया, जो कि ये 12 था इन फेवर, और विद रशिया एंड इंडिया जो कि अपोज कर रहे थे, और चाइना अभी एब्सटेंड कर रहा है। तो ये तो पूरी बात रही। बात यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हो रही है, तो इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की। तो अब इसके अलावा आपको बतानी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, UNGA, साथ ही यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इन दोनों के अलावा 4 और कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेनेंस करना, यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। एक्चुअली 10 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर है वो इसके मेंबर है। तो यहाँ पे चाइना, UK, US और फ्रांस और रशिया है। हर एक मेंबर का अपना एक वोट होता है, बट यहाँ पे परमानेंट मेंबर जो है उनके पास पावर होता है वीटो का। कहने का मतलब है कि ये जो 5 यहाँ पे मेंबर है, तो वीटो का कहने का मतलब ही है कि यहाँ पे जो 5 मेंबर नेशन है वो अगर कुछ भी कह देते, किसी भी डिसीजन पे अगर वो नो कह देते, तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे नो हो जाता है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया आप देखो कि एक काउंसिल की फर्स्ट वीटो वेल्डिंग परमानेंट मेंबर है, तो इनकी जो नेगेटिव वोट है ना वो पूरी तरीके से पासेज को ब्लॉक कर देती है, यानी कि इस तरीके का रेजोल्यूशन पास होगा ही नहीं। इंडिया यहाँ पे परमानेंट मेंबर में नहीं है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कहा है कि हम इस डिसीज़न के अपोज में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिसीज़न फिर भी पास हो सकता है। बट क्योंकि रशिया यहाँ पे अपोज कर रहा है और रशिया इसका परमानेंट मेंबर है, तो यहाँ पे आप समझो कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। लेकिन आप ये समझते हैं कि ऐसी रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप देखो कि क्लाइमेट चेंज और जो सिक्योरिटी है इसके बीच में इंटरलिंक बैठानी है। क्लाइमेट जो है कहीं ना कहीं आप देखो आज के डेट में एक रिस्क ही पैदा कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, इसके कारण जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते जा रही है। ग्लेशियर मेल्ट हो रही है तो सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। इसके कारण आप देखो कि सिटीज़ में, स्टेट्स में पानी जो है वो आपका इंटर कर रही है। बहुत सारे जो आपके आइलैंड है वो सबमर्ज हो रहे हैं। बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे इवन स्पेसीज़ है जो बर्फ़ों में रहते हैं, उनकी हैबिटेशन ख़त्म हो गई है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आप देख सकते हो कि रिस्क यहाँ पे आपका जनरेट हो रहा है। इसके कारण आप देखो कि बहुत सारे लोगों की जो है यहाँ पे लाइफ बर्बाद हो रही है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि जो लोग हैं और कंट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है आज के डेट में क्लाइमेट चेंज को लेकर। साथ ही आप देखो कि यूनाइटेड नेशन FCCC का जो कॉन्फ्रेंस है उसकी प्रोग्रेस भी काफ़ी स्लो है। जो आउटकम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है यूनाइटेड नेशन FCCC का, ये बहुत ही इनएडिक्वेट है। इससे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे डिमांड निकल कर आ रहा है कि भैया जल्दी तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ कदम ज़रूर उठाओ। साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आप देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी टूल है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं।
तो ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, तो ये रिस्पॉन्सिबल है अपने आप में कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी बना के रखनी है। साथ ही सिक्योरिटी जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उनको इंश्योर करना है कि यहाँ पे पीस कीपिंग हो, पीस बिल्डिंग हो, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस हो। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो क्षति हो रही है लोगों को, एटलीस्ट उस बेसिस पे जो है यहाँ पे उनको रिस्पॉन्ड किया जा सके, उनको बचाया जा सके। लेकिन इस रेजोल्यूशन का कंसर्न क्या है, क्यों हमने इसे मना किया, रशिया ने भी मना किया? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्लाइमेट चेंज जो है, कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक मिसलीडिंग है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जब आप देखो कि क्लाइमेट चेंज के पास ये पोटेंशियल है कि हमारे पीस और सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स बात होती है। और जो इससे क्या होता है ना कि जो अटेंशन है, जो यहाँ पे लोगों की अटेंशन है कि किस तरीके से ये जो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का उसको कहीं ना कहीं दबाना है, दबाना इन द सेंस कि उनको टैकल करना है, तो ये सारा काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एम्बिट है इसको बाहर रखा गया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पहला तो प्राइमरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को आप मेंटेन करो। क्लाइमेट चेंज को तो यहाँ पे इससे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये काम ही नहीं है, क्योंकि अब तक आपने नहीं देखा, ये पहली बार थोड़ी है कि हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बट अब भी आपको पहली बार देखने को मिला कि ये मुद्दा उठाया गया। तो यहाँ पे इनके एम्बिट में नहीं आता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो इसलिए हमने इसका अपोज किया। और साथ ही यहाँ पे पार्टिसिपेटिव अप्रोच की भी कमी है। आप देखो बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आता है, बट यहाँ पे आप देखो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, जो कि आज की डेट में वीटो पावर होल्ड करके रखी है, चाहे वो यूके है, यूएस हो, चाइना हो, तो इनके पास वीटो पावर है। तो आप देखो कि एक कंट्री भी अगर वीटो कर देता है, ना कर देता है, डिसीजन को अपोज कर देता है, तो फिर वो डिसीजन कभी भी पास नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपेटिव अप्रोच है ही नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसलिए इन सारे रीज़न की वजह से ये कहा जा रहा है कि ये कॉज ऑफ कंसर्न है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन FCCC को अपनी जो स्कोप है डिस्कशन का, जिसमें कि हम लोग क्लाइमेट रिलेटेड अगर सिक्योरिटी रिस्क के बारे में भी अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंड करना चाहिए। साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनको यहाँ पे स्ट्रॉन्गर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के ऊपर। साथ ही जो ग्लोबल एफर्ट्स है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है, जिससे कि सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सके सारे कंट्रीज़ का। एंटिसिपेट करना चाहिए और जो यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना चाहिए। साथ ही जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का उसको इम्प्रूव करना है, और जो असेसमेंट की यहाँ पे शेयरिंग है वो भी यहाँ पे आपका इम्प्रूव होना चाहिए, जैसे कि पर्टिकुलरली कोई अर्ली वार्निंग हो गई डिफरेंट रीजनल के बीच में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो ये भी सारी चीज़ों को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। फाइन, अब देखते हैं कि चैनल्स जिससे कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। आप देखो कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगा, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल सकता है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा। इससे यहाँ पे जो एक्सट्रीम इवेंट है, आज के डेट में आप देखो कितनी ज़्यादा ठंड है, अभी तक पता नहीं ठंड कब ख़त्म होंगे, लेकिन जब यहाँ पे आपका चेंज होता है, वेदर आती है, तो वो एक्सट्रीम वेदर में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठंड है तो वो एक्सट्रीम लेवल पे है, गर्मी है तो एक्सट्रीम लेवल पे है। तो ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं इससे कहीं ना कहीं आप देखो कि चाहे हम लोग इंसान हो या फिर जानवर हो, हर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वल्नरेबल सिचुएशन में आ ही जाते हैं। वहीं अगर डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रही है। इसके कारण क्या है कि कैपेसिटी जो स्टेट का है ना कि वो यहाँ पे स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, ये भी यहाँ पे थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। स्टेटलेसनेस है, यानी कि डिसअपियरेंस जो टेरिटरी की हो रही है, इसके कारण लोगों की जो राइट है, सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है स्टेटहुड का, ये भी खत्म हो रहा है। और यहाँ पे सिटीजन्स जो यहाँ पे रहते थे, जो सबमर्ज्ड आइलैंड नेशन है, यानी कि ऐसे आइलैंड है जो कि आज पूरी तरीके से सी लेवल वाटर राइज होने के कारण वो सबमर्ज्ड हो चुके, तो वहाँ के लोग जो है स्टेटलेस हो गए, वो कहाँ जाए कैसे रहे, ये वाली बात हो गई। साथ ही आप देखो कॉपिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड सिक्योरिटीज़, यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है। एक जगह से आप देखो कि अगर पानी भर जा रहे हैं, सी लेवल राइज हो रही है, कोस्टल रीजन में सारी पानी आ रही है कोस्टल स्टेट में, तो इससे क्या है कि लोगों को यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, और लोग जो है वो माइग्रेट कर भी रहे हैं फोर्सफुली, जो है वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं मजबूर है कि कहीं और जाकर रहे। तो यही सब कुछ यहाँ पे रीज़न है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रही है, और इससे हमारे देश में जो सिक्योरिटी इशूज़ है वो निकल कर आ रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर हमने देखा, साथ ही रेजोल्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या यहाँ पे कंसर्न है, क्यों हमने अपोज किया, ये सारी टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट है इंटरनेट शटडाउन। तो यहाँ पे देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आप देखो बराबर ये चीज़ें रहती ही है। टेलीकॉम सर्विस और जो इंटरनेट है इसका इम्पैक्ट है, ये सस्पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो ये पार्लियामेंट में आपका प्रेजेंट किया गया है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। अब ये तो बात जो भी हो,
इसमें आपको समझना है कि इंटरनेट शटडाउन क्या होता है और रूल्स क्या है रिलेटेड जो कि इंटरनेट को शटडाउन करना है। तो इंटरनेट शटडाउन जो कि आप देखो कि एक इंटेंशनल यानी कि चाह के यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो जाती है, जिससे कि या तो थोड़ी या तो आप इंटरनेट का एक्सेस कर ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में इंटरनेट शटडाउन हो गया, बंद कर दिया गया, तो आप चाह के भी मेरी वीडियो को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो वीडियो डेली बेसिस पे जाती है उसको आप लोग नहीं देख सकते हो। तो शटडाउन से क्या होता है कि ये आपका पूरे देश में ये किया जाता है, या फिर किसी रीजन में अगर कोई परेशानी है तो टारगेटेड रीजन में भी कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोटल 550 इंटरनेट शटडाउन्स जो है आज तक, यानी कि 2012 से लेकर 2022 तक जनवरी तक 2021 दिसंबर तक 550 बार इंटरनेट शटडाउन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि मोर देन 500 केसेज इंसिडेंट्स यहाँ पे हुई है। अब रीज़न क्या होता है इंटरनेट शटडाउन करने का? तो सबसे पहली रीज़न होती है क्योंकि आज की डेट में आप देखो कि अगर किसी को भी भड़काना है, जनता को भड़काऊ बनानी है, इंटेंस करना है, तो आप उनको जो है इंटरनेट पे कुछ भी गलत सलत फेक न्यूज़ वगैरह सर्कुलेट कर दो। तो इससे क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। साथ ही किसी एरिया में अगर स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, पीस की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करना। साथ ही जो फेक न्यूज़ होते हैं, जो गलत तरीके के न्यूज़ जो है वो स्प्रेड होने लगते हैं, इसको यहाँ पे टैकल करना। क्योंकि लोग सच्चाई से थोड़ी यहाँ पे गुस्सा करते हैं, वो गलत न्यूज़ और फेक न्यूज़ र्यूमर के कारण यहाँ पे परेशानी होती है। अब क्या रूल्स है, क्या कानून है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे यहाँ 2017 में एक कानून आया था जिसका नाम है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, जो इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज का यहाँ पे सस्पेंशन हो रहा है, जिसको हम लोग इंटरनेट शटडाउन भी कहते हैं, ये 2017 के रूल से निकल कर आया है। और इसमें भी कौन कानून है? तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का है, जिसके तहत ये टेलीग्राफ ये जो आपका इंटरनेट है उसको शटडाउन करने की बात की जाती है। 2017 की जो रूल्स है, इसमें टेम्प्रेरी शटडाउन यानी कि आपका जो है कभी कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए यहाँ पे शटडाउन किया जा सकता है उस रीजन में जहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी की ज़रूरत हो। और ये जो टेम्प्रेरी शटडाउन कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार शटडाउन किया गया तो इट में एक्सटेंड अप टू 15 डेज। ओके, ये जो आपका टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, इससे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी एम्पावर किया गया कि वो बहुत टाइप के जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसको रेगुलेट कर सकती है। जैसे कि इंटरनेट शटडाउन भी करना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और अगर लाइसेंस भी देना है उनको तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक 2020 में बहुत शानदार डिसीजन आया था, जिसमें ये कहा गया है कि पब्लिश करना सारे ऑर्डर को फॉर सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस टू एनेबल द अफेक्टेड पर्सन टू चैलेंज इट बिफोर द हाई कोर्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस को यहाँ पे सस्पेंड किया गया वो इनडेफिनेट काल के लिए किया गया है, और ये इम्परमिसिबल है। इट मीन्स कि इस चीज़ों को परमिट किया ही नहीं जा सकता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि कानून में तो यहाँ पे 15 दिन है, और यहाँ पे इनडेफिनेट टाइम तक जो है वो आपका कहीं से भी ये जायज़ नहीं है, लीगल नहीं है कि आप यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कर दो। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट निकल कर आई, उसी को देखते हुए 2017 रूल्स जो है उसको 2020 में अमेंड किया गया, और ये इंश्योर किया गया कि अगर दूसरे यहाँ पे सस्पेंशन ऑर्डर जो यहाँ पे आपका निकल कर आता है इस रूल्स के अंदर, तो वो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, 15 डेज मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जो है वो डिसरप्शन हो सकता है। इससे पहले आप देखो 2017 की जो इंटरनेट शटडाउन थी, इसको ऑर्डर किया गया था CRPC, यानी कि ये भी आप देख सकते हो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसके सेक्शन 144 के तहत भी ये पावर दिया गया है कि यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको डिसअलाउ किया गया है। अब इंटरनेट शटडाउन तो कर दिया जाता है, इससे क्या इम्पैक्ट होता है? आप देखो सब भारी मात्रा में इम्पैक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, इससे मुझे थोड़ी अर्निंग मिल पा रही है, तो यहाँ पे मेरी बिजनेस चल रही है। अगर मैं यूट्यूब आपका इंटरनेट शटडाउन हो जाए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करूँगी, इसे अपलोड भी नहीं करूँगी, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन है, कोई देखेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, तो ऑब्वियस है कि मुझे कहीं ना कहीं लॉस होगा, बिजनेस से यहाँ हमारी बर्बाद हो पाएगी, सर्विस डिलीवरी अप टू द मार्क नहीं है। और व्हाट्सएप बिजनेस आप यूज़र्स देख सकते हो कि इंडिया में 15 मिलियन तक है, तो इनमें से बहुत सारे हैं जो कि स्मॉल मीडियम बिजनेस है। कौन बड़े बड़े बिजनेस थोड़ी है, सब यहाँ पे टाटा अंबानी अडानी थोड़ी है। तो यही बात है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे बिजनेस जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है। एक UK बेस्ड प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिसर्च जो फर्म है, उनके द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट लाया गया, और वो ये कहते हैं कि 2020 में जो इंटरनेट शटडाउन है, इसका कॉस्ट आप देखो कि इससे भारत को नुकसान भी हुआ है, $2.8 बिलियन तक का नुकसान हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि $2.8 बिलियन यहीं पे नहीं है। इट मीन्स कि टोटल लॉस का ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% है,
जो कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड इकॉनमी का आप देख सकते हो कि 4 बिलियन लॉस हुआ है। तो इससे जो है हमारा मोर देन हाफ हमारे यहाँ ही लॉस हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ 550 बार जो है इंटरनेट शटडाउन किए गए। गवर्नमेंट के एफर्ट्स में भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप देखो कि सरकार चाहती है कि डिजिटाइजेशन हो जाए, और यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन से क्या होता है कि लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 15 डेज़ में जो है पूरी तरीके से ये भरोसा करना मुश्किल है हो जाता है कि कैसे इंटरनेट जो है कब शटडाउन नहीं हो जाए। वॉयलेशन है, यानी कि जो सिटीजन का अधिकार है उसकी भी यहाँ पे हनन हो रही है। अराउंड आप देख सकते हो कि 42% जो शटडाउन है 2020 में, ये डायरेक्टली यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वैल्यू को यहाँ पे सप्रेस किया है। शटडाउन जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में ये इम्पोज किया गया, तो ये एक क्वेश्चन आ गया प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में। तो ये बात है। इसी के साथ आप देखो कुछ कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन भी दी गई है कि जो सस्पेंशन हो रहा है टेलीकॉम सर्विस का, उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। इट मीन्स कि जो रूल्स है उसको रिव्यू कीजिए और इंटरनेट शटडाउन की सारे एस्पेक्ट को एड्रेस कीजिए। साथ ही कुछ रूल्स लेकर आइए जिसमें कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो सके। साथ ही यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जो है वो भी स्टेट और यूटीज़ के लिए होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है रेगुलेट करने का। साथ ही ग्राउंड क्या क्या होना चाहिए सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज का, तो कॉडिफाइड डिफाइंड पैरामीटर्स होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स आपको एक्ट के तहत देखने को मिलेगा उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी है, पब्लिक सेफ्टी है। साथ ही कुछ मैकेनिज्म भी यहाँ पे रखना है जिससे कि जो इंटरनेट शटडाउन है उसके मेरिट को डिसाइड कर सके कि किस बेसिस पे इंटरनेट शटडाउन किया गया है। साथ ही एक सेंट्रलाइज डेटाबेस भी मेंटेन करना है जिसमें कि सारे शटडाउन ऑर्डर्स को जितने भी हमारे देश में हुए हैं अब तक शटडाउन, उनको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। अदर रिकमेंडेशन में क्या है कि हमें इंटरनेट शटडाउन्स जो है उसको इस तरीके से इंश्योर करना है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको रीस्टोर कर पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि एक क्लियर कट प्रिंसिपल होना चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी का और प्रोसीजर का, जिससे कि हम लोग शटडाउन को हटा सके। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि जो ऑप्शन है कि सेलेक्टिव सर्विस को बैन करना है, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तो इनको बैन नहीं करना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इन सब पर्टिकुलर को जो है बैन कर सकते हैं, ना कि पूरे इंटरनेट को ही बैन कर सकते हैं। तो ये भी एक बात है, क्योंकि बैन करने का मुद्दा भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके से निकल कर आया है। तो ये जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम रूल्स है, इसमें क्या कहा जा रहा है 2017 का कि ऑर्डर जो है वो यहाँ पे इशूड किया जाएगा स्टेट और यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा ही सिर्फ, और ऑर्डर को यहाँ पे रीजंस के तहत रखा जाएगा। साथ ही रिव्यू कमेटी है जो कि यहाँ पे 5 डेज़ के विद इन हमेशा मिलते रहेगी और यहाँ पे टॉक होते रहेगा कि क्या क्या यहाँ पे इशू है इस डायरेक्शन को लेकर। ओके, सो दिस रूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंटरनेट शटडाउन का। अब कुछ कमिटीज़ के द्वारा देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। इनका कहना है कि इनएडिक्वेट रूल्स है, एक बेटर रूल्स ही नहीं है कि किस मैटर पे हम लोग इंटरनेट शटडाउन करना है। जब लगता है कि स्थिति खराब है तो इंटरनेट शटडाउन हो जाती है। अनडिफाइंड ग्राउंड है, यानी कि ग्राउंड पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि टेलीकॉम सर्विसेज में सस्पेंशन कहाँ कहाँ देना है, जैसे पब्लिक इमरजेंसी है, पब्लिक सेफ्टी है। और साथ ही साथ आप देखो कि अदर पर्पस को भी यूज़ करना है, जैसे कि शटडाउन्स जो है इसको भी रीस्टोर किया जा रहा है एज ए टूल, जिससे कि हम लोग पॉलिसी वगैरह को जो है यहाँ पे बेटर तरीके से कर सकें। नो रिकॉर्ड फॉर इंटरनेट शटडाउन, अब जितनी भी शटडाउन होती है ना उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता, ये सबसे बुरी बात है। और सेक्शन 144 के तहत भी यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि CRPC के सेक्शन 144 है जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसके बाद आप देखो कि हाई मॉनेटरी लॉस भी होता है, जैसे अभी हमने देखा $2.8 बिलियन तक का है। तो फिर यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन इतने मास नंबर पे इतने डेली जो है क्यों ही करना। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट शटडाउन। आई होप कि आपको ये आर्टिकल जो है थोड़ी समझ में आई होगी, सही लगे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही न्यू पॉइंट्स थे। अब देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट, छोटे छोटे न्यूज़ क्या क्या है। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, ये पिनाका ER है, मल्टी बैरल ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि सक्सेसफुली यहाँ पे पोखरन रेंज में इसको टेस्ट किया गया है। न्यू जो पिनाका ER है इससे आपको 70 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिलेगा, वो भी 45 किलोमीटर, जो कि आज के डेट में मिसाइल का एग्जिस्टिंग रेंज है। पिनाका में आप देखो कि यहाँ पे 12 रॉकेट्स जो है 44 सेकेंड्स के पीरियड में यहाँ पे आपका फायर किया जा सकता है, और इसको DRDO के द्वारा बनाया गया है। और सक्सेसफुल टेस्ट अगर हम लोग एरिया डेनियल मोनिशंस का बात करें तो ये हमारे यहाँ जो है डेवलप्ड है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा एक होता है ना कि हमारे यहाँ बनाया हुआ है फ्यूजेस, तो इसको ध्यान रखना है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, DRDO और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे टेस्ट किया गया। हमारे द्वारा बनाया गया डिज़ाइन और डेवलप्ड जो है हेलीकॉप्टर लॉन्च शांत मिसाइल है, ठीक है। तो ये पोखरान रेंज से ही इसको टेस्ट किया गया। तो शांत मिसाइल में है क्या, एक्चुअली इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मिलीमीटर वेव्स है, जिसमें कि हाई जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, वो भी यहाँ पे सेफ डिस्टेंस तक।
इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इसको न्यूट्रलाइज टारगेट भी है। इट मीन्स कि 10 किलोमीटर्स तक जा रहा है और ऐसा फील होता है कि नहीं इसका अब इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसको न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। ये अपने सीरीज़ में थर्ड है स्टैंड ऑफ वीपन्स, तो इसको याद रखना है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, अब इसको स्मार्ट कहा जा रहा है। रिसेंटली DRDO के द्वारा एक लॉन्ग रेंज यानी कि लंबी रेंज तक यहाँ पे स्मार्ट जो आपका स्मार्ट है ये इसको लॉन्च किया गया है, ये टेस्ट किया गया है, वो भी व्हीलर आइलैंड जो उड़ीसा में है। स्मार्ट एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। इसको ये डिज़ाइन किया गया है जिससे कि हम लोग एंटी जो सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ उसको इन्हांस कर सके। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि स्मार्ट क्या है। उसके बाद अग्नि प्राइम है, तो एक्चुअली आप देखो कि DRDO के द्वारा यहाँ पर टेस्ट फायर किया गया जो नई जनरेशन के न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, इसका यहाँ पर टेस्ट किया गया है। ये 6th मिसाइल है अग्नि सीरीज़ में और इसका रेंज जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है, बहुत ही फास्ट है ये। इसकी वेट 50% है, लेस देन जो अग्नि 3 का था, बिकॉज अग्नि 3 बहुत ही ज़्यादा हैवी है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये है कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम 500, तो ये कैट्स 500 है जिसमें कि DRDO भी होंगे, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिनके द्वारा एक यहाँ पे आप देखो कि फ़्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया है कैट्स 500 के लिए। कैट्स 500 को यहाँ पे आप देखो कि जो पेलोड वगैरह है 500 kg का, उसके डिलीवरी तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑटोनोमस स्ट्रीट है जिसमें कि आप देखो कि वो लड़ने का रास्ता है कि कैसे यहाँ पे हम लोग जो है अगर कोई लड़ाई वगैरह भी करना है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही अगर हम लोग देखिए वर्टिकल लॉन्च यहाँ पे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि हमारे द्वारा ये टेस्ट फायर किया गया है मिसाइल, और ये सेकेंड टाइम है चांदीपुर से और लॉन्च किया है। तो इसमें आप देखो कि वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन भी है कि किस तरीके से वर्टिकली यहाँ पे लॉन्च होता है। इसका मतलब कि न्यूट्रलाइज करना एरियल थ्रेड्स को, ये भी क्लोज रेंज में। इसमें इसकी सी स्किमिंग जो टारगेट है ना उसको भी रखा गया। सी स्किमिंग टारगेट कहने का मतलब है कि वैसे एसेट जो कि बहुत ही आसपास हमारे ये घूम रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है कि हम लोग इसको ले सके बिना किसी रडार के डिटेक्ट किए हुए, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही अगर देखें तो प्रलय मिसाइल है, DRDO के द्वारा यहाँ पे टेस्ट किया गया है प्रलय मिसाइल का। और प्रलय अगर हम लोग देखें तो हमारे देश में डेवलप्ड ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और साथ ही साथ इसकी रेंज जो है 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। एक्यूरेसी है लेस देन ये 10 मीटर का है, और इसमें एक गाइडेंस सिस्टम भी है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन मैकेनिज्म वगैरह ये सब है, ठीक है। थोड़ी बहुत बातें याद रखिए कि क्या पता किस तरीके से क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको टैकल कर सको। आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन है। बेसिकली आप देखो कि इसको लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये आपका इन हाउस मैसेजिंग सर्विस है जिससे कि जो रियल टाइम में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको यहाँ पे मीट कर सके, साथ ही यहाँ पे मैसेजिंग जो रिक्वायरमेंट है किसी भी आर्मी के लिए वो उनको मिल सके। यहाँ पे जो डिप्लॉय किया गया है वो आर्मी की इंटरनल नेटवर्क के द्वारा इसको रखा गया है। और इसमें आप देखो वैरायटी ऑफ कंटेम्प्रेरी यहाँ पे टेररिस्ट है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी यहाँ पे फीचर्स है जैसे कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी है, मैसेज प्रायोरिटाइजेशन है, ट्रैकिंग है, डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, फीचर्स है इसके तहत। तो इसलिए ये देखो कि आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन अपने हिसाब का यहाँ पे मैसेजिंग एप्लीकेशन बना के रखे, क्योंकि आर्मी को यहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है और यहाँ पे कहीं से भी लीक ना हो चीज़ें जो है वो यहाँ पे कहीं भी आपका स्प्रेड ना हो, इस हिसाब से ध्यान देना होता है। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी लेसन। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट, इसमें भी काफ़ी अच्छी आर्टिकल है। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको 4 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की विजन आइज की करंट अफेयर्स मैगजीन देखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ कल यहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ। आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।